नमस्कार। चलिए सुनते हैं डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी महुआ का पेड़। आसपास के गांव में महुआ का इतना विशाल पेड़ नहीं था। मंदिर के गुंबद जैसा तना, बादल को छूने वाली अगड़ित शाखाएं, छत्र से तने पत्ते, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, गांव के लड़के उसके नीचे तरह तरह के खेल खेलते। थके हुए चरवाहे अपने मवेशियों को छोड़कर वहां कुछ समय के लिए जरूर रुकते। कुछ काम ना होता तो बड़े बूढ़े इधर उधर की बातें करने बैठ जाते और तभी उठते जब घर से बुलावा आता। सबके लिए उसके वृद्धस्थ फैले रहते। रमिया बुढ़िया ये कहते कभी नहीं थकती। जब से उसने होश संभाला गांव की चोरी नहीं सुनी। ये बात सच हो या झूठ, गांव वाले महुए की पूजा करते हैं। दिवाली में सबसे पहले घी के दिए, होली में गुलाल रंग और राखी के दिन रंगीन सूत के धागे। कोई अपनी माँ के बीमारी से तंग आकर उसकी शरण में आता है तो कोई अपनी बहन की शादी के लिए। ललिया के लिए जब कोई वर न मिला और उसके पिता परेशान हो गए तब पेड़ के नीचे बैठा एक युवक उसको दुल्हन बनाने को तैयार हो गया। विवाहों की लगन शुरू हुई कि भीड़ होने लगी। सजी हुई बैलगाड़ियां रुकी, वर वधू उतरे और पेड़ से भेंट करने के बाद खुशी खुशी अपने घर चले गए। उसके नीचे हल्दी चावल बतासे का ढेर सा लग गया। एक दिन एक सजी कार भी रुकी। गांव के लड़के लड़कियों ने कार को घेर लिया जैसे वे पहले से ही बाट देख रहे थे। कार की अगली सीट से उतरकर एक वृद्ध ने दूसरी खिड़की खोली और धीरे से कहा, बहू ये पेड़ हमारे गांव का देवता है, उतरकर भेंट करना पड़ता है। ये हमारे कुल में होते आया है। नववधू ने महुआ की तरफ दृष्टि डाली। ऐसा पेड़ उसने शहर में ना देखा था। उसके पिता के बंगले के सामने 2-4 पेड़ थे पर उस पेड़ के सामने सब बौने से लगे। उसने एकदम से कहा, हाउ फियर बट ब्यूटीफुल प्रकाश, यानी इतना भयावह परंतु सुंदर। वृद्ध ये बातें सुनकर चकित रह गया कि वधू अपने पति का नाम ले रही है। वृद्ध ने मन ही मन सोचा, पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा ही करती होंगी। कुछ संकोच से वृद्ध ने फिर दोहराया, बहू उतरकर वृक्ष देवता से भेंट कर लो। बहू ने प्रकाश से कहा, किससे? पेड़ से? व्हाट नॉनसेंस, वृक्ष को आलिंगन करना कितनी मूर्खता है। प्रकाश कुछ ना बोला। प्रकाश शहर की लड़कियों से बातें की थी, वाद विवाद किया था, खेल खेला था। व्यवहार में प्रकाश बड़ा कुशल माना जाता था, परंतु यहाँ क्या जवाब देता। वृद्ध नौकर पिता के समान था। प्रकाश 2 साल का था जब माँ उसे छोड़कर चली गई। तभी से वह पेड़ के नीचे खेला था। कितनी बार गिरा था, उठा था और कितनी बार उसके मोती से सफेद महुए चूसे थे। सब कुछ प्रकाश के दिमाग में चित्र की तरह उभर उठा था। तारा शहर की थी, बीए तक पढ़ी थी, वो ये सब कैसे समझती। प्रकाश ने उसकी बात का बुरा न माना। ड्राइवर से कहा, नत्थू चलो। वृद्ध संकेत समझ गया और बोला, भैया चलो मैं आता हूँ। वह पेड़ के नीचे पहुंचकर रो पड़ा। मन ही मन विनती की, वृक्ष देवता दोनों को खुश रखना। गांव वाले भी लौट गए। निमिया ने जोर से कह ही दिया, देखो तो भाई जो फैशन जाने का हुए। कार एक 3 मंजिली के सामने रुकी। निहारन हुआ और तारा को एक सजे कमरे में बैठाया गया। गांव की स्त्रियां नई बहू को देखने आने लगी। कोई कपड़े देखती, कोई गहने, कोई सोफा सेट, कोई बर्तन। तरह तरह की बातें हो रही थी। तारा शांत बैठी सुन रही थी। एक वृद्ध ने सबके बीच में कहा, महुदेव को तो बहू ने नहीं भेंटो। तीसरी बोली, बहू भेंटो वह तो महुआ आओ। चौथी बोली, सगुनिया काहे ऐसे महू तो। सब अपने अपने हाथों को नचाकर बातें करती रही। तारा सोच रही थी कि क्या पेड़ भेंट करने आ सकता है। बिल्कुल झूठ, कोरा अंधविश्वास। गांव की स्त्रियां जो ठहरी एकदम बेपढ़ी लिखी। कहीं पेड़ चलता है? अगर पेड़ चलेगा और फिर महू की तरह का पेड़, मोटे तना सा, चौड़ा वृक्ष और लंबी शाखाओं सी भुजाएं, चलता होगा तो धरती डोलती होगी। उसे पसीना आ गया और शरीर कांप गया। रात हुई। तारा को अलग कमरे में रखा गया था। वहां साथ केवल उसकी ननन थी। ननन थकी थी, वह बातें करते करते सो गई। जाग रही थी तो सिर्फ तारा।
नई जगह नींद मुश्किल से आती है, पुरानी जगह की याद आती है, पुरानी बातें। तारा को गांव अच्छा ना लगा था, ना उसकी तरह पढ़ी लिखी सहेलियां थी और ना ही मनोरंजन के साधन। सारा दिन वह गूंगी सी बनी बैठी रहती थी। कैसी स्त्रियां थीं, कैसी लड़कियां, बूढ़ी और मूर्ख। कहती थी महू उससे भेंट करने आएगा। महू का पेड़ कार पर बैठे बैठे देखा था, दूर से कितना भयंकर। रात में महू का धुंधला चित्र तारा के सामने खिंच गया। उसे लगा जैसे पूरा पेड़ हिलता डुलता चला आ रहा है, अपनी डालों को बढ़ाकर उसे लपेटने के लिए। तारा को एकदम पसीना आ गया, रोम रोम खड़े हो गए और अनजानी सी चीख निकल गई। घर के लोग अभी अभी सोए थे, सब जग गए। ननंद प्रेमा तुरंत उठ बैठी और तारा से पूछने लगी, क्या हुआ भाभी, कोई सपना देख रही थी क्या? प्रकाश दौड़कर नीचे आ रहा था, लज्जावश जीने पर ही रुक गया। उसके पिता वहां खड़े थे और प्रेमा से पूछ रहे थे, क्या हुआ बहू को बेटी? तारा क्या बताए? क्या वो ये बताए कि महू का पेड़ दिखाई दिया था स्वप्न में? नहीं, कदापि नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं ऐसा कहूँ, मैं नहीं बताऊंगी। तारा ने ननंद से कुछ ना कहा, न सच न झूठ। तारा के ससुर कुछ खास बातें समझकर बोले, बेटी प्रेमा, नई जगह है, तू जागती रहना। क्या बताऊं, तेरी माँ होती तो बहू को गोदी में सुलाती, एक कदम जमीन पर न रखने देती। प्रेमा ने तारा को अपने पलंग पर लिटा लिया। जब तक तारा सो न गई, उससे वह बातें करती रही। दूसरे दिन गांव की स्त्रियां फिर आई। घर में गाना बजाना हो रहा था। तारा ने भी कई नए गीत सुनाए। तारा गाने में बहुत कुशल थी। कॉलेज में जब ड्रामा खेला गया था, उसने कई गीत गाए थे और जिसकी प्रशंसा सबने की थी। बुंदेली गीत बड़े मधुर होते हैं। उसने भी सबके गीत बड़े चाव से सुने। प्रेमा की सहेलियों ने अपनी भाभी की खूब बड़ाई की। अब तारा की चीख की चर्चा चली। निमिया ने रघबर दयाल को बुलाकर कहा, लाला, बहू तो सुघर लाए, अच्छी नौनी है, गाँव तो अच्छो है। हमने सुनी कि बहू रात को चीखी हो तो बहू को गौ बजाकर काऊ भेंट नहीं करा देते हो। भौजी, तुम ही जानो, बहू मान जाए तो आजे करा दो। बाजे हम बुलाए देते हैं, बुलाओ तुम। थोड़ी देर में ही बाजे बजने लगे। तारा ने जब प्रेमा से पूछा, प्रेमा मधुर स्वर में बोली, अच्छा तुम नहीं जानती, भैया को सीधा पा लिया है, बेचारे अकेले लेटे लेटे किताबें पढ़ते रहते हैं। तारा को तैयार होना पड़ा। गांव में कई मंदिर थे, सब जगह होकर सब उसी पेड़ की ओर गई। स्त्रियां अब महू के लिए बनाया गीत गा रही थी। तारा भी पेड़ के पास जाने में कोई हर्ज ना समझती थी, लेकिन पेड़ से भेंटने को राजी ना थी। पेड़ के पास पहुंचकर तारा कांप सी गई। अपना मन बहलाने को प्रेमा से बात करने लगी। कब से है ये पेड़? बड़ा डरावना है। प्रेमा, तुम यहाँ बचपन से आती रही हो ना? प्रेमा बोली, गांव की सब लड़कियां आती हैं, चाहे सुख हो या दुख, सभी अवसरों पर। बातचीत से तारा का जी हल्का हो गया था। प्रेमा ने चुटकी ली, भाभी, जो इस वृक्ष से मांगोगी सबकी इच्छा पूरी करते हैं वे। तारा ताड़ गई, बोली, तू भी विनती कर लेना, मुझे क्या, अब तेरी ही फिक्र है। प्रेमा लजा गई। महुआ का पेड़ आ चुका था। कुछ आगे हो गई। स्त्रियों ने पहले परिक्रमा दी, हल्दी चावल और फूलों से पूजा की, दूध बतासे का भोजन कराया। निमिया ने तारा से कहा, बहू, महू का भेंट कर लो। गांव की सब बहुएं भेंट करती हैं, तुम तो पढ़ी लिखी हो। तारा ने तपाक से उत्तर दिया, इसीलिए तो कहती हूँ, ढकोसले में पढ़ना ठीक नहीं। निमिया गांव में सबसे जेठी थी, अपना अपमान ना सह सकी। निमिया प्रेमा से बोली, अब तुम जानो और तुम्हारी भाभी, हम ठहरी गैर पड़ी, कहू होवे तो नाहक दोष न लगाइयो। सारी स्त्रियां घर तक यही चर्चा करती लौटी। तारा के कान भर गए थे। वह तुरंत प्रकाश से कह देना चाहती थी कि गांव उसे अच्छा नहीं लगता। रात में तारा ने प्रकाश को सब कुछ बता दिया। प्रकाश ने तारा को पेड़ के बारे में कई घटनाएं सुनाई। तारा विचलित न हुई। उसकी दलील ये थी कि स्त्री निर्जीव पेड़ से भेंट करे। विवाहित स्त्री केवल पति का आलिंगन करती है, दूसरे का नहीं। किसी हद तक प्रकाश ने भी उसे सही माना था। तारा कहती कुछ और सोचती कुछ, उसका मन वहीं था। पेड़ की घटना को भूलना मुश्किल हो गया था। कई दिन और रातें खिसक गई, पर तारा की स्वप्न चिंताएं और चीखें कम न हुई। सबने यही सलाह दी कि वह वृक्ष से भेंट कर ले। अब तारा के लिए ये करारी हार थी।
समस्या उलझती चली जा रही थी। मन ही मन वह कई उपाय सोचा करती थी। आखिर में तारा एक दिन तैयार हो गई। दोपहर के 2 बजे थे। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। गर्मी के लिए ठंडक का खास प्रबंध किया गया था। तारा एकदम उठी, एक सफेद मर्दानी धोती पहनी जिससे कोई पहचान न ले। पूजा की थाली हाथों में थी। महू का पेड़ 2 फलांग की दूरी पर था। गर्म हवा के थपेड़े लग रहे थे। तारा पेड़ की ओर बढ़ रही थी। उसने ज्यों ही पेड़ को देखा, शरीर में कंपन आया और पसीना छूटा। गर्म हवा ने उसे झकझोर दिया। वह पीली सी पड़ गई और पीछे को दौड़ी। कमरे में आकर ही उसने दम लिया। कपड़े बदलकर वह लेट गई। तेज ज्वर उसे जला रहा था। प्रकाश को जब मालूम हुआ तो वह डॉक्टर को लेने शहर गया। डॉक्टर ने बताया कि लू लग गई है। कई दिनों तक इलाज चला। कभी प्रेमा और कभी प्रकाश उसके पास रहते। तारा जागती तो पेड़ का चित्र उसके सामने तैरता और जब सोती तो स्वप्न में पेड़ की भुजाएं उसे लपेटने लगती। कुछ दिनों के बाद तारा की तबीयत ठीक हो गई, पर उसकी चीखें कम न हुई। प्रकाश कब तक रुकता? वह विश्वविद्यालय आ गया। प्रकाश का पढ़ने में मन न लगता। तारा के पिता प्रोफेसर नरेंद्र नाथ बनर्जी उससे मिलने विश्वविद्यालय आए। प्रकाश ने उनको सारी कहानी सुना दी। वे दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने प्रकाश को बुलाकर कहा, प्रकाश, हम लोग तुम्हारे गांव चलेंगे। तारा की सहेली मनु की भी इच्छा तारा से मिलने की है। दूसरे दिन कार से सभी लोग गांव आए। जैसे ही कार महुआ के पेड़ के नीचे से गुजरने को थी, प्रोफेसर बनर्जी ने कहा, कितना अद्भुत पेड़ है। प्रकाश बोला, यही पेड़ है वो चाचा जी। कार रुकी, सब लोग उतरे। पेड़ के चारों ओर घूमते रहे। पेड़ की शीतल हवा से ताजे हो गए। प्रोफेसर बनर्जी उसके तने को परखते हुए बोले, प्रकाश, पेड़ बहुत पुराना है। प्रकाश बोला, चाचा जी, मेरे पिताजी का बचपन भी इसी पेड़ की छांव में बीता है। प्रोफेसर बोले, मैंने बरगद के पेड़ इतने पुराने देखे हैं, लेकिन महुए का इतना पुराना पेड़ कभी नहीं देखा। प्रकाश बोला, चाचा जी, इस पेड़ को गांव भर देवता की तरह पूजता है। प्रोफेसर बोले, क्यों नहीं, पेड़ों की पूजा बहुत पुरानी है। मनु जानती थी अगर बात चल पड़ी तो प्रोफेसर साहब अपना भाषण देने लगेंगे। मनु को तारा को देखना था। वह कार में आकर बैठ गई। सबको तुरंत आना पड़ा। रघुवर दयाल को खबर मिल चुकी थी। उन्होंने बड़ी आवभगत से प्रोफेसर साहब को लिया। तारा मनु को पाकर फूली न समाई। दोनों में बातें होती रही, उलाहने चलते रहे। तारा में नया उत्साह सा भर गया। 4-5 दिन प्रोफेसर बनर्जी रोज रात को भाषण दिया करते थे। गांव के स्त्री पुरुष संध्या से ही मैदान में जमा हो जाते थे। तारा भी सुना करती और दिन में उन्हीं बातों को उनसे पूछा करती। एक रात पेड़, पत्तों, पर्वतों और नदियों के बारे में भाषण हुआ। उन्होंने पेड़ों की पूजा पर जोर दिया। पेड़ों के इतिहास, पूजा के रूप और उनसे संबंधित किंवदंतियों को विस्तार से सुनाया। गांव के लोग बड़े खुश हुए। दूसरे दिन सभी लोग महू के पेड़ की पूजा करने गए। प्रोफेसर बनर्जी ने सबसे पहले हल्दी, चावल और फूल चढ़ाए। उसके बाद सबने परिक्रमा की। उन्होंने तारा से कहा, बिटिया, पेड़ हमारे पिता हैं। उनसे लिपटना ऐसा ही है जैसे बच्ची बाप से लिपटती है। तारा ने महू को अपने गले से लगा लिया और रोती रही जैसे बहुत दिनों के बाद बाबुल से भेंट हुई हो। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ रहा था। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुई बोली,
कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कम्मल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ व उसी में झोंक दो, उस पर से ये धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमहाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्ध ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। या राण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका। यह खेती का मजा है। एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल। मजाल है कि जाड़े का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन भी बहल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसे में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथप कर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह में जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपकाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता।
कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों पैरों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहाड़ भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। झबरा ने कूकू कूकू करके सहमत प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूल की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई झबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर सा लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सका। उसने झबरा से कहा, क्यों झब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? झब्बर ने कूकू कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से आया उपाय ना सूझा? नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना करूंगा। झबरा ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। झबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास जा खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ये सही नहीं है, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस दबाए लेता था। झबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वह तो उन्हें नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, झबरा झबरा। झबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया।
फिर खेत में चले जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ता था। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। झबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसे अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। झबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांत उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या फायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में अब यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दफ्तरी। रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर का दफ्तरी था। 10 रुपए मासिक वेतन पाता था। 2-3 रुपए बाहर के फुटकर काम से मिल जाते थे। यही उसकी जीविका थी, पर वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। उसकी अवस्था तो ज्ञात नहीं, पर वह सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्नचित रहता। कर्ज इस श्रेणी के मनुष्यों का आभूषण है। रफाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी न होती थी। बेलाग और खरी कहता था। अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कह देता। इसी साफ गोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज्यादा करते थे। उसे पशुओं से विशेष प्रेम था। 1 घोड़ी, 1 गाय, कई बकरियां, 1 बिल्ली, 1 कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। इन पशुओं पर जान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छील जाता। यद्यप उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे, पर वह किसी की न सुनता था और उसका यह निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी बूचड़ की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था। बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में आता था। जो कुछ बचा रहता वह आप पीता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी साध्वी थी। यद्यप उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी ने द्वार पर उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहने कपड़ों के तगादों से पद की नींद हराम ना करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ी को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बिठा कर खिलाती। यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा ना होती थी। एक दिन बरसात हो रही थी। नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों के शिकार खेलने चले। सामत का मारा रफाकत भी उनके साथ हो लिया। दिन भर लोगों ने शिकार किए। शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा। कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी। दफ्तरी घर को चल दिया, पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। प्रातःकाल घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वार के पट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करुण स्वर से कराहता हुआ आकर उसके पैरों पर लेट गया। द्वार खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन्न हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार स्त्री को पुकारा, किंतु कोई उत्तर ना मिला।
घर भाए भाए कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहां भी उसका पता ना मिला तो पशुशाला में गया। भीतर जाते हुए उसे वही अज्ञात भय हो रहा था जो किसी अंधेरी खो में जाते हुए होता है। उसकी स्त्री वहीं भूमि पर चित पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां बैठी हुई थी। ओंठ नीले पड़ गए थे। आंखें पथरा गई थी। लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है। दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों का रोगी है। बिल्कुल खोया हुआ गुमसुम बैठा रहा, मानो किसी दूसरी दुनिया में है। संध्या होते ही वह उठा और स्त्री की कब्र पर नैराश्य और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु की राह देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता, लोहबान जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। संध्या समय फिर यही क्रम शुरू होता। अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था। अब वह अंतर जगत में बसता था। बाह्य जगत से उसने मुख मोड़ लिया था। शोक ने जीवन से विरक्त कर दिया था। कई महीनों तक यही हाल रहा। कर्मचारियों को दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। उसके काम कर देते, उसे कष्ट न देते। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राणलोक में न रह सकता। वहाँ का जलवायु उसके अनुकूल नहीं। वहाँ वह रूपमय रसमय भावनाएं कहाँ। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता। प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती। यह बोझ उसके लिए असहाय था। अवस्था ने भावुकता पर विजय पाई। मरुभूमि के प्यासे पथिक की बात दफ्तरी फिर दाम्पत्य सुख के जलस्रोत की ओर दौड़ा। वह फिर जीवन का वही सुखद अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगी। यहाँ तक कि 6 महीने में उस स्मृति का चिन्ह भी शेष न रहा। इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक अर्दली रहता था। उसके यहाँ से विवाह की बातचीत होने लगी। मियाँ रफाकत फूले ना समाये। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम ना था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण बोलचाल में कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। वो स्वयं कहा करते थे कि तकाबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती है। दफ्तरी ने समझा भाग्य उदय हुआ। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। एक ही सप्ताह में सारा विधान पूरा हो गया और नववधु घर आ गई। जो मनुष्य अभी एक सप्ताह पहले संसार से विरक्त, जीवन से निराश बैठा हो, उसे मुंह पर सेहरा डाले घोड़े पर सवार नवकुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी। किंतु एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपेंद्रिय से वंचित कर रखा था, पर उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष्ण वाकेंद्रिय प्रदान की थी। इसका सबूत उसकी वह वाक्य पुटता थी जो अब बहुधा पड़ोसियों को विनोदित करती और दफ्तरी को अपमानित किया करती थी। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली, तुम तो विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, ना कि जंजाल के लिए। यह क्या कि गाय का दूध कुत्ता पिए, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए और घर के प्राणियों के कंठ के नीचे एक बूंद भी ना जाए। आज से सब दूध घर लाया करो। दफ्तरी निरुत्तर हो गया। दूसरे दिन से घोड़ी का रातिब बंद हो गया। वह चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे। प्रातःकाल ताजे दूध का नाश्ता होता। आए दिन तस्मई बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना कैसे रहती। घी मसाले का भी खर्च बढ़ गया। पहले ही महीने में दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफी नहीं है। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनैन फांक गया हो। दफ्तरी बड़ा धैर्यपरायण मनुष्य था। 2-3 महीने तक यह विषम वेदना सहता रहा, पर उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्दों से अधिक व्यक्त कर देती थी। वह दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था।
कपड़े मैले, सिर के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई, अरनिस हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों की ढांचा थी, घोड़ी को जगह से हिलना कठिन था। बिल्ली पड़ोसियों के छींकों पर उचकती और कुत्ता घूरों पर हड्डियां निचोड़ता फिरता था। पर अब भी वह हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अलग ना करता था। सबसे बड़ी विपत पत्नी की वह वाक्य प्रचुरता थी, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठा, उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता। आत्म अभिमान जो संतोष का प्रसाद है, उसके चित्त से लुप्त हो गया। उसने फाके मस्ती का पथ ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था। वह उस कुएं से खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था, जिससे वह पानी बाहर ना बह जाए। वेतन पाकर अब वह महीने भर का सामान ना जुटाता। ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन ना होती। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दोनों और कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपए की भुगत ही क्या, एक सप्ताह में सब रुपए उड़ जाते। तब जिलबंदियों की पेचकी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होता, अंत में उधार मांगने लगता। धीरे धीरे यह दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों में चला जाता और महीने के पहले ही दिन से वह कर्ज लेना शुरू करता। पहले वह दूसरों को कम खर्च का उपदेश दिया करता था, अब लोग उसे समझाते, पर वह लापरवाही से कहता था, साहब आज मिलता है खाते हैं, कल का खुदा मालिक है, मिलेगा खाएंगे, नहीं पढ़कर सो रहेंगे। उसकी अवस्था अब उस रोगी की सी हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पथ्यापथ का विचार त्याग दे, जिसमें मृत्यु के आने तक वह भोज पदार्थ से भली भांति तृप्त हो जाए। लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय ना बेची थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई। बकरियां भी तिसड़ा व्याघ्र के पंजे में फंस गई। पुलाव और जर्दे के चस्के ने नानबाई का ऋणी बना दिया था। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए वसूल ना होंगे, तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गया। दफ्तरी मुंह ताकता रह गया। बिल्ली ने भी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ा। गाय और बकरियों के जाने के बाद अब उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही, जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था। हाँ, कुत्ता पुराने सद्व्यवहारों को याद करके अभी तक आत्मीयता का पालन करता जाता था, किंतु उसकी सजीवता विदा हो गई थी। यह वह कुत्ता न था जिसके सामने द्वार पर से किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था। अब वह भी भूखता था, लेकिन लेटे लेटे और प्रायः छाती में सिर छिपाए हुए, मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो। या तो अब उठने की शक्ति ही न थी, या वह चिरकालीन कृपाओं के लिए इतना कीर्तिगान पर्याप्त समझता था। संध्या का समय था। मैं द्वार पर पेपर पढ़ रहा था कि अकस्मात दफ्तरी को आते देखा। कदाचित कोई किसान सम्मन लाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत ना होगा, बाल व्रण टीका लगाने वाले से भी इतना न डरते होंगे। मैं अव्यवस्थित होकर उठा और चाहा कि अंदर जाकर द्वार बंद कर लूं कि इतने में दफ्तरी लपक कर सामने आ पहुंचा। अब कैसे भागता। कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक भौं चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आ रहा था, इसमें मुझे लेस मात्र की भी शंका न थी। ऋणेच्छुओं की हृदय चेष्टा उनकी मुखाकृत पर, उनके आचार व्यवहार पर उज्ज्वल रंगों से अंकित होती है। वह एक विशेष नम्रता, संकोचमय परवशता होती है, जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुलाया जा सकता। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्तावना के अभिप्राय का सुनाया, जो मुझे पहले से ही ज्ञात हो चुका था। मैंने रुखाई से उत्तर दिया, मेरे पास रुपए नहीं है। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेबसी छाई हुई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस भांत बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था। इसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे। इसमें मुझे जरा भी संदेह न था, लेकिन यह जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया, मालूम नहीं क्यों, मेरी समझ में स्वयं नहीं आता। कदाचित आपकी दयाशीलता, आपकी वात्सल्यता मुझे यहाँ तक लाई।
अब जाता हूँ, वामू ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाऊं। मैंने दफ्तरी को आवाज दी, जरा सुनो, क्या काम है? दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई, बोला आपसे क्या अर्ज करूं, 2 दिन से उपवास हो रहा है। मैंने नम्रता से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कितने दिन तुम्हारा काम चलेगा? तुम समझदार आदमी हो, जानते हो आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है, किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते, और यदि हो तो भी वह ऋण देकर राण क्यों लेने लगा? तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं हो? दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा, यह सब दिनों का फेर है, और क्या कहूँ। जो चीज महीने भर के लिए लाता हूँ वह एक दिन में उड़ जाती है। मैं घरवाली के चटोरेपन से लाचार हूँ। अगर एक दिन दूध ना मिले तो महाना मत मचा दे। बाजार से नाश्ते के लिए मिठाई ना लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन गोश्त ना पके तो बोटियां नोच खाए। खानदान का शरीफ हूँ साहब, यह बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा तकरार करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूं। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे दुनिया से उठा ले, इसके सिवाय मुझे सूरत नजर नहीं आती। सब कुछ करके हार गया हूँ। मैंने संदूक से 5 रुपए निकाले और उसे देकर बोला, ये लो, तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार, इतना वीर रसपूर्ण है। ग्राहदाह में जलने वाले वीर रणक्षेत्र में वीरों से कम महत्वशील नहीं होते। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी कहानी घर वापसी। फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का नेता था। एक दिन उसे अचानक एक नई शरारत सूझी। नदी के किनारे एक भारी भरकम लट्ठा नाव के मस्तूल में बदल जाने के इंतजार में पड़ा था। तब फटिक ने निर्णय लिया कि सभी लड़के इसे लुढ़काते हुए दूर ले चलेंगे। लट्ठे का मालिक हैरान और गुस्सा होगा और वे सब इसका मजा लेंगे। सोचने विचारने के बाद सभी लड़कों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह मान लिया। जब सारे लड़के जी जान से कमर कस के इस काम को पूरा करने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी समय फटिक का छोटा भाई माखन मुंह फुलाए उस लट्ठे पर आ बैठा। उसकी खामोशी भरी उदासी देखकर सारे लड़के थोड़े निराश हो गए। एक लड़के ने डरते डरते उसे थोड़ा बहुत हिलाया भी, लेकिन वह रत्ती भर भी टस से मस नहीं हुआ। वह एक युवा बेचारा की तरह सभी प्रकार के खेलों को अर्थहीन समझ चुप्पी साधे चिंतन में डूबा रहा। फटिक ने गुस्से में उसे धमकाते हुए कहा, माखन देख, तू मुझसे पिट जाएगा, वरना फौरन उठ जा। लेकिन माखन थोड़ा सा हिलने डुलने के बाद और आराम से बैठ गया। ऐसे मौके पर अपनी धाक जमाने के लिए सबके सामने इस जिद्दी छोटे भाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देना ही फटिक के लिए उचित होता, लेकिन वह इसके लिए साहस नहीं जुटा पाया। हालांकि उसने ऐसा तेवर जरूर दिखाया कि वह चाहे तो उसे अच्छी तरह मजा चखा सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि तभी उसके दिमाग में पहले के मुकाबले और बेहतर खेल का विचार सूझ गया, जो कहीं अधिक मजेदार था। उसने आदेश दिया कि लट्ठे के साथ ही माखन को भी लुढ़काना शुरू किया जाए। माखन ने सोचा इसी में उसकी शान है, लेकिन दुनिया की दूसरी हर शान शौकत की तरह इसमें भी कोई मुसीबत आने की संभावना है। इस बात का विचार उसके या किसी और के दिमाग में नहीं आया। लड़कों ने कमर कसी और लट्ठे को ठेलना शुरू किया। आगे ठेलो और आगे ठेलो, जवानों और तेज ठेलो। पहला चक्कर घूमते न घूमते लट्ठे के साथ ही माखन अपनी शान और चिंतन के साथ जमीन पर ढेर हो गया। सारे लड़के खुशी में चिल्लाने लगे, लेकिन फटिक कुछ घबरा गया। उसे मालूम हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। माखन उसी पल जमीन से उठा और फटिक पर झपटकर उसे ताबड़तोड़ पीटने लगा। फटिक के नाक मुंह को नोचकर वह रोता हुआ घर की ओर चल दिया। खेल बीच में ही रुक गया। इधर फटिक ने अपना मुंह पोंछा और नदी के किनारे पड़ी एक अजूबी नाव पर बैठकर हाथ में पकड़ी घास को चबाने लगा। ठीक उसी समय उस पार से एक नाव घाट पर आ लगी। उस पर बैठे एक अधेड़ उम्र के सज्जन नाव के नीचे उतर पड़े। उनकी मूछें काली थी, लेकिन बाल सफेद थे। उन्होंने फटिक से पूछा, चक्रवर्ती परिवार कहाँ रहता है? फटिक ने तिनका चबाते चबाते बताया, वहां उधर। लेकिन उसका इशारा किस ओर था यह समझ पाना किसी के लिए आसान नहीं था। किधर?
सज्जन ने दोबारा पूछा। जाइए और खुद ढूंढ लीजिए, कहकर फटिक अपनी टांगों को आगे पीछे हिलाते हुए पहले ही की तरह तिनके को चबाता रहा। लेकिन थोड़ी देर में ही घर से नौकर आकर कहा, फटिक भैया माँ बुला रही हैं। मैं नहीं आता, फटिक ने कहा। नौकर ने उसे जबरदस्ती उठाया और चल पड़ा। फटिक बेवजह अपना गुस्सा जताता हाथ पैर पटकता रहा। फटिक को देखते ही उसकी माँ ने आग बबूला होकर पूछा, तूने फिर माखन पर हाथ उठाया? फटिक ने कहा, नहीं, मैंने नहीं मारा। आपको किसने कहा? फिर झूठ बोल रहा है। माँ ने कहा, मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा, माखन से ही पूछ लो, फटिक ने कहा। माखन से कुछ पूछने के पहले ही उसने अपनी पहले की गई शिकायत दोहराते हुए कहा, हाँ माँ, फटिक ने मुझे मारा। फटिक की सहनशक्ति जवाब दे गई, यह अन्याय था। वह लपका और माखन पर मुक्के बरसाने लगा। ये ले, ये भी, और ये झूठ बोलने के लिए। माँ ने माखन की तरफदारी करते हुए फटिक को एक तरफ धकेला, फिर उसे दनादन थप्पड़ जलने लगी। फटिक ने माँ को दूर ठेल दिया। माँ चिल्ला पड़ी, ये क्या बदमाश, अब तू अपनी माँ को भी मारने लगा है। ठीक उसी समय उसी घाट वाले अधेड़ सज्जन ने घर में दाखिल होते हुए कहा, तुम सबने यह क्या आफत मचा रखी है? फटिक को काटो तो खून नहीं। फटिक की माँ पीछे हटी और उस सज्जन को देखते ही हैरानी भरी खुशी में भरकर बोली, अरे भैया आप कहाँ से रास्ता भूल पड़े? और फिर झुककर उन्हें प्रणाम किया। बहुत दिन हुए बिशंबर भैया उसकी शादी के तुरंत बाद व्यापार के सिलसिले में बंबई चले गए थे। पीछे बहन यानी फटिक की माँ की 2 संतानें हुई, फिर पति चल बसे। लेकिन इस बीच एक बार भी भैया से मिलना नहीं हो पाया। वह बहुत दिनों बाद कलकत्ता लौटे और आते ही बहन का पता लगाया और अब वह बहन से मिलने आए थे। बहुत दिन बड़ी हंसी खुशी में बीते। अंत में विदा होने के 1-2 दिन पहले बिशंबर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। उत्तर से मामा को फटिक द्वारा कोई बात न मानने, शरारतें करते रहने, पढ़ाई की अनदेखी करने के साथ ही माखन के शांत सुशील स्वभाव और पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि के बारे में पता चला। उनकी बहन ने दोहराया, फटिक ने मुझे बेहद परेशान कर रखा है। सारी बात सुनने के बाद बिशंबर बाबू ने प्रस्ताव रखा कि वह फटिक को कोलकाता ले जाएंगे और अपने पास रखकर अपने बच्चों के साथ उसकी पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। उनकी विधवा बहन इस फैसले पर सहज ही राजी हो गई। जब मामा ने फटिक से कोलकाता जाने के बारे में पूछा तो फटिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से उछलकर हामी भरी, हाँ मामा, जरूर चलूँगा। माँ को इस बात से बड़ी राहत मिली थी कि फटिक के मामा के साथ जाने पर उसे फटिक की शरारतों से छुटकारा मिलेगा। वास्तव में उसके मन में हमेशा डर बना रहता था कि यह किसी दिन माखन को पानी में न धकेल दे या उसका सिर न फोड़ दे। क्या पता उसे कौन सी आफत में डाल दे यह लड़का। लेकिन फटिक की कोलकाता जाने की उतावली से उसे थोड़ी तकलीफ जरूर हुई थी। इधर फटिक ने कोलकाता कब जाना है, किस दिन जाना है जैसे सवालों से मामा को परेशान कर रखा था। मारे उत्साह के फटिक को नींद नहीं आती थी। आखिर कोलकाता जाते समय मारे खुशी के फूला न समाया। फटिक अपनी मछली पकड़ने वाली बंसी, बड़ी पतंग, कंचे सब कुछ माखन को पूरे अधिकार से सौंप गया। जाने के इस समय में फटिक की दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। कोलकाता में मामा के घर पहुंचने पर फटिक की मुलाकात मामी से हुई। मामी परिवार में इस अनावश्यक बढ़ोतरी से मन ही मन संतुष्ट हुई होंगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह अपने 3 बच्चों के साथ अपने ढंग से घर गृहस्थी जमाए बैठी थी और इसी बीच अचानक 13 साल के एक अपरिचित, अनपढ़ और गंवार लड़के के आ जाने पर उन्हें किसी तूफान की आशंका सताने लगी। उन्हें अपने पति बिशंबर की समझदारी पर भी तरस आया, जो उम्र के साथ थोड़ी भी नहीं बढ़ी थी। खास तौर पर 13-14 साल के लड़के के समान दुनिया में कोई दूसरी बला नहीं है। मामी के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह रहना उसे बहुत तकलीफ पहुंचाता था। हर अवसर पर मामी उसकी उपेक्षा और अपमान करती रहती। अगर मामी उसे कभी कोई काम करने को कहती तो वह जरूरत से कहीं ज्यादा काम कर देता। मामी जब उसके बड़े हौसलों को टोकते हुए कहती, अरे बहुत हो गया, बहुत हुआ, अब जाओ जाकर लिखो पढ़ो, तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। मामी के घर का दम घोटने वाले वातावरण में फटिक सुख की सांस भी नहीं ले पाता था। वह शहर से दूर कहीं जाकर खुले में सुख की सांस लेना चाहता था।
लेकिन वहां खुली जगह कहाँ। मकानों और दीवारों से घिरे कोलकाता में वह हर रात अपने गांव, अपने घर के सपने देखता और उसका मन वहीं लौट जाने को करता। गांव के खुले मैदान में भाई भाई की आवाज के साथ अपनी पतंग उड़ाता फिरता फटिक, गाता चिल्लाता और ऊंचे स्वर में अपनी बनाई धुन पर राग अलापता। नदी किनारे घूमता फिरता, कभी भी दोपहर को छिछले सोते में छलांग मार कर तैरता फटिक। अपने संगी साथियों के साथ धमा चौकड़ी मचाता फटिक। और इन शरारतों से भी कहीं अधिक उसे अपनी माँ की याद सताती थी, जो बिना सोचे विचारे उस पर जुल्म ढाया करती थी। उसका बेबस मन दिन रात उन्हीं बातों की ओर उसका ध्यान खींचा करता था। सारे स्कूल में फटिक जैसा पढ़ाई में पिछड़ा हुआ और कोई लड़का नहीं था। कोई सवाल पूछने पर वह मुंह बाएं ताकता रहता। मास्टर जी जब उसे पीटना शुरू करते तब भी वह एक बोझ से लदे फदे गधे की तरह अपनी पीठ पर चुपचाप सब कुछ सहता रहता। जब लड़के बाहर खेल रहे होते वह खिड़की के पास खड़ा हो दूर दिखने वाले घरों की छतों की ओर एकटक देखता रहता। जब दोपहरी की धूप में किसी छत पर बच्चे कोई खेल खेलते, घड़ी भर के लिए दिख जाते, तो उसका मन बेचैन हो उठता था। एक दिन उसने साहस जुटाया और मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जाऊंगा? स्कूल की छुट्टियां होने पर, मामा ने बताया। लेकिन छुट्टियां तो नवंबर माह में होंगी, उसमें तो अभी बहुत देर थी। एक दिन फटिक अपने स्कूल की एक किताब खो दी। एक तो वैसे ही पढ़ाई पूरी नहीं होती, उस पर किताब खो जाने पर वह एकदम लाचार हो गया। मास्टर जी ने उसे अब हर रोज डंडे से पीटना शुरू कर दिया था। स्कूल में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके ममेरे भाई भी उसके साथ रिश्तेदारी स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस करते। फटिक के अपमानित होने पर वे जानबूझकर दूसरे लड़कों के मुकाबले कहीं ज्यादा खुशी जताते थे। यह सब असहाय जान पड़ने पर एक दिन फटिक ने मामी के पास जाकर कह ही दिया कि उसकी किताब खो गई है। मामी ने दोनों ओंठों के किनारों पर नाराजगी और घृणा का भाव लाते हुए कहा, गंवार कहीं का, मैं तुझे हर महीने 5 बार नई किताब खरीद कर नहीं दे सकती। वह स्कूल से लौटा तो उसी रात उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, शरीर में कपकपी शुरू हो गई। वह समझ गया कि उसे मलेरिया बुखार हुआ है। वह यह भी समझ गया कि बुखार बढ़ा तो यह मामी के लिए बेमतलब की परेशानी होगी। दूसरे दिन सुबह से ही फटिक कहीं नहीं दिखा। चारों ओर पड़ोसियों के घर में पूछताछ की गई, लेकिन उसका कहीं से पता नहीं चला। बीती रात से बारिश हो रही थी। फटिक की खोज में लोग बुरी तरह भीगते रहे और वह भी बेकार रहा। कहीं से उसका पता ना पाकर आखिरकार विशंबर बाबू ने पुलिस को सूचित किया। दिन गुजर जाने के बाद शाम के समय पुलिस की गाड़ी विशंबर बाबू के घर के सामने आकर खड़ी हुई। उस समय भी लगातार बारिश हो रही थी। रास्ते में घुटने तक पानी भर गया था। पुलिस के 2 जवानों ने फटिक को उठाकर गाड़ी से उतारा और उसे लाकर विशंबर बाबू के सामने लिटा दिया। फटिक सिर से पांव तक भीगा हुआ था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ था। आंखें और चेहरा लाल थे। उसके देह थरथर कांप रही थी। विशंबर बाबू उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले आए। फटिक को देखते ही मामी बोल उठी, अरे बाबा, पराये लड़के को लेकर इतनी मुसीबत उठाने की क्या जरूरत है? इसे इसके घर भेज दीजिए। मामी की बात सुन फटिक ने जोर जोर से रोते हुए बताया, मैं अपने घर ही जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले मुझे बीच रास्ते से पकड़ लाए। फटिक का बुखार बहुत तेज हो गया था। वह सारी रात बड़बड़ाता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर बुला लाए। फटिक ने बुखार से तपती आंखें खोली। वह छत की कड़ियों की ओर पागलों की तरह देखता रहा और फिर बोला, मामा छुट्टियां हो गई हैं ना? क्या मैं घर वापस जा सकता हूँ? विशंबर बाबू ने रुमाल से आंखें पोंछी, फिर बड़े दुलार से फटिक के कमजोर और तपते हाथों को अपने हाथों में लिए पूरी रात उसके पास बैठे रहे। फटिक फिर बड़बड़ाने लगा। अंत में वह उत्तेजित स्वर में बोलने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो माँ, मैं सच कह रहा हूँ। दूसरे दिन फटिक को कुछ देर के लिए होश आया। वह किसी आशा में कमरे में चारों ओर नजरें घुमाकर देखने लगा, फिर निराश होकर दीवार की ओर मुंह फेरकर करवट बदल ली और फिर सो गया। विशंबर बाबू उसके मन को समझते थे। उन्होंने फटिक के कान के पास मुंह झुकाकर बड़े नरम स्वर में कहा, फटिक, मैंने तेरी माँ को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया है।
दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में बता दिया कि फटिक की हालत बहुत गंभीर है। फटिक बड़बड़ाने लगा। 1 व्यायाम 2 व्यायाम। कोलकाता आते समय फटिक को कुछ रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। तब खलासी लोग मोटा रस्सा पानी में फेंककर उसकी गहराई की था ले रहे थे। फटिक बेहोशी की हालत में उन्हीं की नकल उतारता जल की गहराई माप रहा था और स्वयं जैसे किसी अथाह सागर की यात्रा कर रहा था। ठीक उसी समय फटिक की माँ आंधी के वेग से कमरे में दाखिल हुई और चीखते चिल्लाते हुए रोने लगी। विशंबर ने फटिक की माँ को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह पछाड़ खाकर फटिक के बिस्तर पर गिरकर ऊंचे स्वर में रोने लगी। फटिक, फटिक, मेरा सोना, मेरा लाल। कुछ समय के लिए फटिक के शरीर की अशांत चेष्टाएं शांत हुई। हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए और उसके मुंह से निकला ए। फटिक की माँ फिर रोने लगी। मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा बेटा। फटिक ने धीरे धीरे सिर घुमाया और बिना किसी ओर देखे धीरे से कहा, माँ छुट्टियां हो गई हैं, मैं घर वापस जा रहा हूँ। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी राजा का स्वाद। पंजाब राज्य में एक राजा था। उसके 4 बेटियां थीं। राजा चारों को बड़ा प्रेम करता था। चारों बेटियां भी राजा को बहुत प्यार करती थी तथा उसका बड़ा आदर करती थी। एक दिन राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाकर पूछा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करती हो? पहली बेटी बोली, महाराज, मैं आपको लड्डुओं से भी अधिक प्यार करती हूँ। दूसरी ने कहा, पिताजी, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि बर्फी की मिठास भी इसके आगे फीकी पड़ जाए। तीसरी बोली, आप मुझे नमक की तरह अच्छे लगते हैं। चौथी बेटी बोली, आप मुझे मिर्च की तरह अच्छे लगते हैं। राजा अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि उन्होंने उससे अपने प्रेम की तुलना मिठाइयों से की थी, किंतु वह अपनी दोनों छोटी बेटियों से अप्रसन्न हुआ क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम की तुलना नमक मिर्च से की थी। उसे लगा कि वे उसे नमक मिर्च की तरह प्यार करती हैं। उसने अपनी दोनों छोटी लड़कियों को देश निकाला दे दिया और दोनों बड़ी बेटियों की शादी राजकुमारों से करा दी। वे ऐसो आराम से रहने लगी। दोनों छोटी लड़कियां एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बाज चिड़िया का पीछा कर रहा है। चिड़िया घायल हो गई थी। वह बाज से बचाव के लिए कभी इधर उड़ती तो कभी उधर उड़ती। धीरे धीरे चिड़िया की हिम्मत पस्त होने लगी थी। दोनों लड़कियां दौड़कर चिड़िया को झोपड़ी के अंदर ले गई। उन्होंने उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई और उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही वह चिड़िया एक सुंदर परी बन गई। लड़कियों ने जब उसे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने परी से उसके विषय में पूछा। परी ने बताया, मैं परी लोक की सोन परी हूँ और वो बाज एक राक्षस है। वो मुझसे विवाह करना चाहता है, किंतु मेरे मना करने पर उसने जादू से मुझे चिड़िया बना दिया था। मैं किसी तरह बचकर उसके चंगुल से भागी तो वह जादू से बाज का रूप धरकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़ा। तुमने मुझे जब पानी पिलाया तो राक्षस का जादू खत्म हो गया और मैं पुनः परी बन गई। तुमने मेरी जान बचाई है, अतः मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम दोनों किसी राज्य की रानियां बनोगी। इतना कहते ही परी ने अपने जादू की छड़ी घुमाई और गायब हो गई। एक दिन उसी जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। वह रास्ता भटक गया था। एक पेड़ के नीचे उसे एक बुढ़िया मिली। राजकुमार ने बुढ़िया से जंगल के बाहर निकलने का रास्ता पूछा। बुढ़िया वही परी थी। उसने राजकुमार के सिर पर अपने जादू की छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही राजकुमार उन लड़कियों के झोपड़ी के आगे खड़ा था। उस समय झोपड़ी में केवल छोटी लड़की मौजूद थी। बड़ी लड़की लकड़ियां लेने जंगल में गई हुई थी। राजकुमार ने जब छोटी लड़की को देखा तो उसकी सुंदरता पर अत्यंत मुग्ध हुआ। उसने लड़की के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, किंतु बहन के लौटकर आने तक रुकने को कहा। जब बड़ी राजकुमारी लौटकर आई तो छोटी राजकुमारी ने बहन को सारी बात बताई। बहन की बात सुनकर बड़ी राजकुमारी बहुत खुश हुई। अब राजकुमार उन दोनों बहनों को लेकर वापस अपने राजमहल की ओर रवाना हो गया। राजकुमार का एक बड़ा भाई भी था। बड़े भाई से बड़े राजकुमारी का तथा छोटे भाई से छोटी राजकुमारी का विवाह हो गया। उनके विवाह में परी भी सम्मिलित हुई।
एक दिन दोनों राजकुमारियों को अपने पिता की बड़ी याद आई। उन्होंने एक बड़ी दावत का आयोजन किया जिसमें सभी राज्यों के बड़े बड़े राजा पधारे। राजकुमारियों के पिता भी वहां आए। राजकुमारियों ने उनके आगे केवल मीठे व्यंजन रखे, बाकी सभी को सारे पकवान परोसे गए। राजा ने जब मीठे पकवान खाए तो मीठा खाते खाते उसका दिल भर गया। वह तनिक क्रोध में बोला, यह कैसी दावत है, यहाँ नमकीन चीज ही नहीं बनी। उसी समय दोनों राजकुमारियां पिता के सामने आकर बोली, पिताजी आपको सिर्फ मीठे व्यंजन ही पसंद है, इसी कारण हमने आपके आगे केवल मीठा रखा। पिताजी हम मीठा खाए बिना तो कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन हमारा नमकीन के बिना एक दिन भी गुजारा नहीं हो सकता। भोजन में नमक मिर्च ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसलिए हमने आपको कहा था कि आप हमें नमक मिर्च के समान प्यारे लगते हैं। यह सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी पुत्रियों को गले से लगा लिया तथा उनसे अपने किए की क्षमा मांगी, जिस कारण उन्हें जंगल में दिन गुजारने पड़े थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं मुरारी शर्मा जी की लिखी कहानी किस्मत की तलाश। गांव का एक लड़का छोटी उम्र में ही काम की तलाश में निकल गया। वह एक शहर में पहुंचा। उसे एक बाड़ भूंजे में नौकरी मिल गई। वह कई साल उसके पास रहा, परंतु उसकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने साधु से पूछा, महाराज मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपको पता है मेरी किस्मत कहाँ है? साधु ने कहा, बेटा तेरी किस्मत तो समुद्र पार है, तू जा और उसे खोज कर ले आ। युवक उसी समय अपनी किस्मत की तलाश में निकल गया। वह कई दिनों तक लगातार चलता रहा। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, घने डरावने जंगल आए, कई नदी नाले आए, मगर वह सबको पार करता चला गया। वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बड़ा सुंदर मैदान था। उसके एक किनारे पर हरियाली के बीच साफ पानी का तालाब था। उसने वहां जी भर का ठंडा पानी पिया और मुलायम घास पर लेट गया। थका तो था ही, उसे एकदम गहरी नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा उसके पास एक सुंदर लड़की बैठी है। उसने पूछा, सुंदर लड़की तू कौन है और कहाँ से आई है? लड़की बोली, मेरा घर यहाँ पास ही है, अभी तक मेरा ब्याह नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं पति की तलाश में आती हूँ। कभी कोई आदमी मिलता है तो कहता है जब किस्मत में होगा तब तेरा ब्याह हो जाएगा, तू बस इंतजार कर। कभी कोई आएगा तो तेरी किस्मत का पता करके वापस तुझे बताएगा कि अब ब्याह होगा। लड़की ने उससे पूछा, तू अपने बारे में बता, कौन है और कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा, मैं अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। एक साधु ने बताया है कि मेरी किस्मत समुद्र पार है, बस उसे ही तलाशने जा रहा हूँ। लड़की बोली, तब तो ठीक है, तू अपनी किस्मत की तलाश करने के बाद वापस आएगा तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना। लड़के ने कहा, अच्छा मैं जरूर पता करूंगा, पर तू मुझे कहाँ मिलेगी? लड़की बोली, मैं इस पानी के तालाब के पास तेरा इंतजार करूंगी। लड़का उससे विदा लेकर अपनी यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक अनोखा पेड़ मिला जो आधा सूखा और आधा हरा था। युवक ने उस पेड़ से पूछा, तेरी यह हालत कैसे हो गई? पेड़ ने कहा, तू कौन है और कहाँ जा रहा है? युवक ने कहा, मैं तो अपनी किस्मत की तलाश में जा रहा हूँ। पेड़ ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं भी किस्मत के इंतजार में हूँ। जब तू जा ही रहा है तो पता करना कि मेरी किस्मत में पूरा होना कब लिखा है। मैं यहीं खड़ा हूँ, तू इसी रास्ते से वापस आना। रास्ते में युवक को एक सुंदर घोड़ा मिला। युवक मन में सोचने लगा, यह घोड़ा मुझे मिल जाए तो आगे का सफर आसान हो जाता। उसने घोड़े से कहा, ओ सुंदर घोड़े, तू मेरे साथ चले तो कितना अच्छा हो। बता तू चलने को तैयार है या नहीं? घोड़े ने कहा, आज तक कोई मेरी पीठ पर सवार नहीं हुआ, तू भी मेरी सवारी कर पाएगा, इसलिए साथ चलने का क्या फायदा। पर तू जा कहाँ रहा है? लड़का बोला, मैं किस्मत की तलाश में समुद्र पार जा रहा हूँ, अगर तेरा कोई काम है तो बता। घोड़े ने कहा, मैं भी तो किस्मत का मारा हूँ, कोई भी आदमी मेरी सवारी के लिए तैयार नहीं होता। तू यह पूछ कर आना कि मुझे कब और कैसे सवार मिलेगा। लौटती बार इसी रास्ते पर मैं तुझे यहीं मिलूंगा। युवक अपने रास्ते पर चल पड़ा। आगे उसे एक मगरमच्छ मिला। वह रेत पर पलटी मार रहा था। युवक ने मगरमच्छ से पूछा,
भाई तुझे क्या हुआ, रेत पर पलटी क्यों मार रहा है? मगरमच्छ दुखी होकर बोला, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है। युवक ने मगरमच्छ को बताया कि वह अपनी किस्मत और कुछ दूसरों की किस्मत तलाशने समुद्र के पार जा रहा है। मगरमच्छ ने कहा, भाई मेरे साथ भी किस्मत का चक्कर है। भला चंगा था, पता नहीं क्या खा लिया कि पेट का दर्द हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तू जा रहा है तो मेरी किस्मत का भी पता करके आना और मेरी खातिर इसी रास्ते से वापस आना। अंत में युवक समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां उसे एक आदमी बैठा हुआ मिला। उसने उस आदमी से पूछा, तू कौन है भाई, यहाँ पर अकेला क्यों बैठा है? उसने उत्तर दिया, मैं तेरा कर्म हूँ। तूने यह पक्का इरादा कर लिया कि किस्मत की तलाश करके रहेगा, तो मेरा जन्म उसी समय हो गया। तब से मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पहुँचने में तुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, समुद्र पार करने में तुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सारी बातें तुझे यहीं बता देता हूँ। मगरमच्छ कैसे ठीक होगा, घोड़े को सवार कैसे मिलेगा, आधा हरा आधा सूखा पेड़ पूरा हरा कैसे होगा, और उस सुंदर लड़की का विवाह कैसे होगा, मैं सब बताता हूँ, तू सुन। उसने कहा, मगरमच्छ को अपनी गोद में लेकर उल्टी करवाना। वह गलती से रानी का नौलखा हार निगल गया है। हार पेट से निकलते ही वह ठीक हो जाएगा। घोड़े पर सवारी के लिए जो काठी बनवाई गई है उस पर सीताराम शब्द खुदा है। वह शब्द रगड़ कर हटा देना, घोड़े को अनेक सवार मिलेंगे। बड़ के पेड़ के नीचे किसी ने धन के 4 बड़े बर्तन दबा रखे हैं। तू जाकर धन के बर्तन निकाल लेना, पेड़ हरा भरा हो जाएगा। सुंदर लड़की से कहना, तूने पिछले जन्म में अपने पति के हिस्से की सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद खुद खा लिया था, इसी वजह से तेरा विवाह नहीं हुआ। उससे कहना तू सत्यनारायण की कथा करवा कर प्रसाद बांटना, तब तेरा ब्याह हो जाएगा। ये सब बातें बताने के बाद कर्म पुरुष ने कहा, तुझे तेरी किस्मत मिल गई, अब लौट जा और मजे कर। कर्म पुरुष की बातें सुनकर युवक वापस लौट चला। मगरमच्छ के पास पहुंचा तो वह दर्द से तड़प रहा था। बोला, तू पता करके आया मेरी पेट की पीड़ा का कारण? युवक बोला, हाँ आ, तू मेरी गोद में उल्टी कर, फिर तेरे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। मगरमच्छ ने जोर लगाकर उसकी गोद में उल्टी की। रानी का नौलखा हार बाहर आ गया और मगरमच्छ के पेट की पीड़ा खत्म हो गई और वह नदी में उतर गया। युवक नौलखा हार पाकर प्रसन्न हो गया। कुछ दिनों की यात्रा कर घोड़े के पास पहुंचा। घोड़े ने पूछा, तू पता करके आया कि मुझे कोई सवार क्यों नहीं मिलता? युवक बोला, हाँ पता कर आया, पहले तेरी यह काठी उतारता हूँ। इस पर जो सीताराम शब्द लिखा है उसे हटाना पड़ेगा, फिर देख तेरा पहला सवार तो मैं ही बनूंगा। युवक ने काठी को रगड़ रगड़ कर सीताराम शब्द हटा दिया। वह घोड़े पर सवार होकर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। अब वह बड़ के पेड़ के पास पहुंचा। बड़ के पेड़ ने भी वही सवाल किया, वह कैसे पूरा हरा भरा होगा? युवक ने बताया कि बड़ के पेड़ के नीचे के चारों बर्तन निकालने पर वह हरा भरा हो जाएगा। युवक ने खुदाई करके चारों बर्तन निकाल दिए। पेड़ हरा भरा हो गया और मजे से हवा में हिलने लगा। युवक ने कुछ धन घोड़े पर लादा, कुछ खुद उठाया और आगे की ओर चल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंचा जहां वह सुंदर लड़की मिली थी। वह उसी का इंतजार कर रही थी। उसने युवक से पूछा, तू पता करके आया मेरा विवाह न होने का कारण? युवक बोला, हाँ तेरा ब्याह जरूर होगा। उसने उसे पिछले जन्म वाली बात बताई। बोला, अब घर चलकर सत्यनारायण की कथा करवा, लोगों को प्रसाद बांट और भोजन करवा, फिर तेरा ब्याह हो जाएगा। युवती यह सुनकर खुश हुई। युवक को भी अपने घर ले गई। उसने सत्यनारायण की कथा करवाकर प्रसाद बांटा और सबको भोजन करवाया। इसके बाद युवक ने उस सुंदर लड़की से कहा कि तुम मेरे साथ ब्याह करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। लड़की ने कहा, इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी? मैं तो उसी दिन से सोच रही थी जब तू पहली बार यहाँ मिला था। दोनों ने ब्याह कर लिया। युवक ने अपनी दुल्हन को नौलखा हार पहनाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। युवक जब किस्मत की तलाश में निकला था तो वह ना तो डरा और ना ही निराश हुआ। उसे नौलखा हार मिला, जमीन में घड़ा धन मिला, सुंदर घोड़ा, सुंदर पत्नी मिली। अगर आदमी किस्मत के साथ
किसी चीज की तलाश करना शुरू कर दे तो वह उसे मिल जाती है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं गिरजा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मोर पंख। विशाल जब घर से निकला तब गली में हल्का सा अंधेरा था। आसमान में 2-4 तारे भी टिमटिमा रहे थे। चिड़िया जाग तो गई थी पर अभी घोंसलों में ही बैठी गीत गा रही थी। आसमान में उड़ने के लिए शायद उन्हें और उजाला होने का इंतजार था। आंगन में सूरज भैया ढीली हुई खटिया में धसे हुए खर्राटे भर रहे थे और शेरू पंजों में मुंह छुपाए पड़ा था, इसलिए घर से निकलते समय किसी ने नहीं टोका। वह जल्दी जल्दी खेतों की तरफ चल पड़ा। उसे विश्वास था कि इतनी जल्दी खेतों की तरफ कोई नहीं गया होगा और रात में जितने भी पंख मोरों ने गिराए होंगे सब उसी को मिलेंगे। मोर पंखों को ढूंढने और इकट्ठे करने का काम दशहरे से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है ताकि दीपावली पर गाय बैलों के लिए पटसन और मोर पंखों से मुरैली, ढोल और बंधन बनाए जा सकें। दीपावली पर पूजा के लिए गाय बैल, भैंस तथा दूसरे घरेलू जानवरों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। मेहंदी लगाई जाती है। उनके सींगों और खुरों को तेल व रंग से चमकाया जाता है। फिर मोर पंखों से बनी सुंदर सुंदर चीजों से उन्हें सजाया जाता है। गले में बंधे घुंघरुओं और घंटियों की आवाज से घर, आंगन, गली चौबारे गूंज उठते हैं। विशाल की गाय कजरी ने जब गबरू को जन्म दिया तभी विशाल ने तय कर लिया था कि अपने गबरू को सजाने के लिए वह खुद मोरपंख ढूंढने जाएगा, चाहे उस पर कितना भी कोई नाराज होता रहे। वैसे उसे पता है कि जब सूरज भैया चोरी चोरी रात में ही मोरपंख ढूंढने जाते थे तो पिताजी उनकी पिटाई के सारे इंतजाम कर लेते थे, पर जब वे हाथ में खूब सारे मोरपंख लेकर आते थे तो पिताजी का गुस्सा न जाने कहाँ गायब हो जाता था। मोरपंख है ही ऐसी चीज, माँ कहा करती हैं, तेज भागते घुड़सवार को भी अगर रास्ते में चंद्रक पड़ा दिख जाए तो वह भी घोड़ा रोककर उसे उठाने उतर पड़ेगा। चंद्रक सबसे खूबसूरत मोरपंख का होता है। वैसे तो मोरपंख कई तरह के होते हैं, कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ कटार जैसे तो कुछ तीर जैसे, पर मोरपंख के नाम पर आंखों में केवल चंद्रक ही लहराने लगता है। लंबा हरे रेशमी रेशों के बीच तंगाई गोलक और उसमें गहरे मखमली नीले रंग का लुभावना चंद्रक। कितने अनोखे रंग, कितनी कितनी अनोखी सुंदरता। विशाल की बड़ी इच्छा थी कि उसे रास्ते में पड़े ऐसे ढेर सारे चंद्रक मिले, लेकिन उसे निराश होना पड़ा था। खेतों के चारों ओर, नदी के किनारे और नींबू करौंदों के झुरमुट में उसने अच्छी तरह देखा था, पर उसे एक भी मोरपंख नहीं मिला था। चारों तरफ उजाला फैल गया था। चिड़िया आसमान में चहकने लगी थी। पूरब में बड़े लाल गुब्बारे जैसा सूरज पहाड़ के पीछे से ऊपर उठने लगा था। गन्ने के खेतों से मीठी मीठी गंध आ रही थी और कच्चे दुधिया दानों से भरी बाजरी की बाली हवा में झूल रही थी। लेकिन विशाल यह सब देखने के बाद भी उदास था। इतनी जल्दी भला कौन आकर सारे पंख समेट ले गया? वह सोच ही रहा था कि अमराई की तरफ से उसे दादाजी आते हुए दिखे। उनके हाथ में बहुत सारे मोर पंख थे। अरे विशु, इतनी सुबह तू क्या कर रहा है यहाँ? दादाजी ने पास आकर पूछा, पर विशाल कुछ नहीं बोला। दादाजी ने ही उससे पहले आकर सारे पंख बटोर लिए हैं, यह जानकर मारे गुस्से से उसका मुंह फूल आया था। दादाजी ने जैसे सारी बात समझ ली, वे मुस्कुराए। इतने सारे पंख हमारे विशु के लिए ही तो हैं, अब इन्हें घर लेकर तो वही जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। विशाल जोर से बोला, मैं अपने गबरू के लिए खुद ही मोर पंख ढूंढूंगा। यह कहकर वह नदी के उस पार जाने लगा, जहां खूब घना काश फूल रहा था। उसके सफेद लंबे फूल हवा में लहरा रहे थे। दादाजी उसे पुकारते ही रह गए, पर वह जल्दी ही नजरों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद दादाजी ने विशाल की चीख सुनी, दादाजी दादाजी। सुनकर दादाजी एकदम घबरा गए। जरूर विशु मुसीबत में है, यह सोचकर वे लांगते फलांगते और हाँफते हुए विशाल के पास पहुंचे। वहां जब उन्होंने विशाल को देखा तो हैरान रह गए। उसके आसपास कई चंद्रक और दूसरे मोरपंख पड़े हुए थे। वह खुशी से चीख रहा था, दादाजी दादाजी, देखिए ना कितने सारे मोरपंख। दादाजी चुपचाप मुस्कुराकर विशाल को देख रहे थे, पर विशाल की आंखों में सुंदर मोरपंख थे
और उनसे सजा हुआ प्यारा नन्हा गबरू। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं गीजू भाई का गुलदस्ता 5 की कहानी, कौवा चला हंस की चाल। एक था सरोवर, उसके किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल सा काला था, काना और लंगड़ा भी था। जब वह कांव कांव करता, उड़ता तो ऐसा लगता जैसे ये गिरा वो गिरा। फिर भी उसकी ठसक कम नहीं थी। वह मानता था न तो कोई उसकी तरह उड़ सकता है, न मधुर वाणी बोल सकता है। एक रोज वहां कुछ हंस आए। रात भर के लिए वे बरगद पर रहे। भोर होने पर कौवे ने उनको देखा। वह सोच में पड़ गया, भला ये लंबी गर्दन वाले प्राणी कौन होंगे, कहाँ से आए होंगे। उसने कभी हंस देखे होते तभी पहचान पाता ना। कौवे ने सिर तिरछा कर रौब से पूछा, कौन हो तुम? बिना हमारी इजाजत के इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? एक हंस ने परिचय देते हुए कहा, श्रीमान, हम मानसरोवर के हंस हैं। भारत दर्शन को निकले हैं। थोड़ा विश्राम कर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो ठीक है, लेकिन ठीक से उड़ना भी जानते हो या नहीं, या सिर्फ पंख सफेद बनाना जानते हो? हंस ने कहा, जी थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं। कौवे ने सीना चौड़ा किया, बस हमें तो 51 तरीके से उड़ना आता है। तुम्हें? हंस ने बताया, 1-2 उड़ाने जानते हैं। कौवा फिर बोला, बस। हंस ने नम्रता से कहा, जी हम इतना ही जानते हैं। कौवा अकड़ कर बोला, भला हमारी बराबरी कौन कर सकता है? कहाँ 51, कहाँ 2? आखिर कौवा कौवा होता है और हंस हंस। हंस सुनते रहे, मन ही मन मुस्कुराते भी रहे। उन हंसों में एक सिरफिरा भी था। उससे रहा नहीं गया। उसने भड़क कर कहा, कौवे काका, बकवास करने से क्या लाभ? पहले आप अपनी 51 उड़ाने तो दिखाइए। हम भी तो जाने कौवा कौवा कैसे होता है और हंस हंस। कौवे ने चुनौती स्वीकार कर ली। दम भर के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला, यह हुई पहली उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, ये हुई दूसरी उड़ान। फिर उड़कर साग पर बैठा और बोला, ये हुई तीसरी उड़ान। अब वह दाहिनी तरफ उड़ा, ये हुई चौथी उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा, ये हुई 5वीं उड़ान। इसी तरह उसने 51 उड़ानें दिखा दी। फिर गर्व से कहा, कहिए कैसे रही हमारी उड़ानें? लाजवाब। सिर फिरे हंस ने मन में हंसते हुए कहा, अब हमारी भी आप एक उड़ान देखें। कौवा बोला, एक उड़ान में देखना क्या? यूं पंख फड़फड़ाए और यूं कुछ उड़ लिए, बात खत्म। हंस ने कहा, जी लेकिन यह एक उड़ान 100 के बराबर है। देखना हो तो काका हमारे साथ चलो, आपको भी पता चले कि हम डींग नहीं हाँक रहे हैं। चलो अभी पता चल जाएगा। कहते हुए उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू किया। उसके पीछे हंस भी चला। कौवा मुड़कर बोला, कहो यही है तुम्हारी उड़ान? हंस ने कहा, उड़ते चलो, ये तो केवल शुरुआत है। कौवा बोला, लेकिन तुम पीछे पीछे क्यों उड़ रहे हो? जरा चुस्ती से काम लो, आगे बढ़ो। हंस ने कहा, समय आने पर हम आगे भी बढ़ेंगे। कौवा बोला, तुम्हारी उड़ान में कोई दम नहीं है, चलो अब हम लौट चलें। हंस ने कहा, काका अभी तो हमने अपनी उड़ान भी नहीं दिखाई और आप लौट चलने की बात करते हैं। कौवा अब थक चुका था। उड़ते उड़ते अब हंस के पीछे आ गया। हंस ने पूछा, अरे काका आप पीछे कैसे रह गए? असली उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते रहो, हम देख रहे हैं। कौवा अब सचमुच ढीला पड़ता जा रहा था, धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। अधिक उड़ने की शक्ति अब उसमें नहीं बची थी। अब उसके पंख पानी की सतह को छू रहे थे। हंस ने मुड़कर व्यंग किया, काका जरा बताओ तो सही, पानी में चोंच डुबोकर उड़ने का यह कौन सा तरीका है? कौवा क्या जवाब देता? अब हंस ऊपर ऊपर उड़ रहा था और कौवा नीचे पानी में डुबकियां खाने लगा था। हंस बोला, कहीं आप थक तो नहीं गए काका? याद रहे अभी मेरी उड़ान देखनी बाकी है। पानी पीते पीते भी कौवा उड़ते रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा। हंस ने दोबारा व्यंग किया, काका या कोई नई उड़ान है क्या? लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां ले रहा था। हंस को दया आ गई। उसने फुर्ती से उतरकर डूब रहे कौवे को पानी में से निकाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसे लेकर आकाश की ओर उड़ चला।
कौवा डर गया। वह बोला, या तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, फौरन नीचे चलो। हंस ने कहा, अभी मैंने अपनी उड़ान कहाँ दिखाई है। कौवा गिड़गिड़ाने लगा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, हमें अपने घोंसले में छोड़ दो। दया 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 करो हम पर। आकाश में से हंस ने गोता लगाया और सीधा बरगद पर आ पहुंचा। अब कौवे की जान में जान आई। उस दिन से वह समझ गया कि डींगे हाँकने से लाभ कुछ भी नहीं और नुकसान अधिक होता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं गीजू भाई का गुलदस्ता 5 की कहानी, हाथी जैसे कान। एक था राजा। एक रोज वह आदमखोर चीते का शिकार खेलने चला, पर चीता हाथ नहीं आया। शाम हो गई, पेट में चूहे बोलने लगे। राजा जंगल में भटक गया था, अपनी राजधानी भी वापस नहीं जा सकता था। भूख से बिलबिलाता हुआ वह एक बरगद की छांव में जा बैठा। तभी उसकी नजर चिड़ा और चिड़ी के एक जोड़े पर ठहरी। राजा को भूख जोर की लगी थी। उसने चिड़ा चिड़ी को भून कर खा जाने का निश्चय किया। बेचारे चिड़ा चिड़ी चुपचाप अपने घोंसले में बैठे थे। राजा ने उन्हें पकड़कर उनकी गर्दन मरोड़ी और भून कर खा गया। इससे राजा को बहुत बड़ा पाप लगा। तुरंत उसके कान हाथी के कान जैसे बड़े हो गए। राजा सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए। किसी तरह वह जंगल से निकला और अंधेरा होने के बाद चुपचाप अपने महल में घुस गया। फिर दीवान को बुलाकर सारा किस्सा कह सुनाया। अंत में कहा, ये राज की बात है, कोई जानने ना पाए, ना ही किसी को हमारे कमरे में आने की इजाजत दी जाए। राजा का कमरा 7वें मंजिल पर था। 2 रोज बाद राजा के बाल काटने के लिए नाई आया। दीवान ने राजा से पूछा, अब क्या किया जाए? राजा ने बोला, उसे ऊपर भेज दो। अकेला नाई 7वीं मंजिल पर पहुंचा। उसने राजा के बड़े बड़े कान देखे और मुंह फेर कर हंस दिया। राजा ने भवें टेढ़ी कर कहा, सुनो टुन्नी, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो हम तुम्हें कोल्हू में पीसकर आदमी से भूसा बना देंगे। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, या तो राजघराने की इज्जत का सवाल है, यूं समझ लो कि मैंने अपने ओंठ सिल लिए हैं। टुन्नी नाई था, दिमाग का थोड़ा कमजोर। उसके पेट में बात कैसे टिकती। वह इधर जाता उधर जाता और सोचता, बात कहूँ तो किससे कहूँ? जिससे भी कहूँगा वह महल में जाकर चुगली कराएगा और मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। बात मुंह से निकल जाए इससे पहले वह जंगल की ओर दौड़ा। राज उसके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था। नाई के पेट से राज निकल पड़ने के लिए जोर लगा रहा था। आखिर नाई ने जंगल में पहुंचकर एक पेड़ से कह डाला, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। यह सुनकर पेड़ को मजा आ गया। वह मस्ती में आकर डोलते हुए गाने लगा, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। तभी वहां एक बढ़ई पहुंचा। पेड़ को गाते देख वह तो चकित रह गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस पेड़ की लकड़ी से बाजा बनाऊं और राजा को भेंट करूं। राजा प्रसन्न होगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बढ़ई ने उस पेड़ को काट उसमें से एक तबला, एक सारंगी और एक ढोलक बनाया। जब वह इन जादुई बाजों को लेकर महल पहुंचा, दीवान ने उसे रोक लिया। खुद राजा के पास पहुंचा और उसे सूचना दी। राजा ने कहा, उसे ऊपर आने की जरूरत नहीं, उससे कहो कि नीचे बगीचे में बैठकर अपने जादुई बाजों का हमें करिश्मा दिखाए। बढ़ई दीवान जी के साथ बाजे लेकर बगीचे में गया। अभी तो उसने तीनों बाजे रखे ही थे कि हरकत शुरू हो गई। तबला अपने आप बजने लगा, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। सारंगी गाने लगी, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। उत्तर में ढोलक ढप ढप करके बोलने लगा, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। 7वीं मंजिल के झरोके में खड़ा राजा समझ गया। उसने बढ़ई को इनाम देकर तीनों बाजे महल में रख लिए। अब बारी नाई की थी। दीवान उसे ढूंढ लाया तो राजा ने कड़कती हुई आवाज में उससे पूछा, सच सच बताना टुन्नी, राज की बात तुमने किससे बताई थी? नाई बोला, महाराज, बात तो मैंने किसी से नहीं कही, मेरा मतलब है किसी इंसान से नहीं कही। पेट में बहुत उमड़ घुमड़ होने लगा
तो मुझे एक पेड़ को बतानी पड़ी। क्षमा महाराज क्षमा। राजा ने उसे 7 समंदर पार भेज दिया ताकि यहाँ किसी को भी हाथी जैसे कान का राज पता ना चले। धन्यवाद।